नमस्कार। करगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि 1999 में भारतीय सैनिकों ने करगिल की पहाड़ियों से घुसपैठियों को खदेड़कर किस तरह देश की रक्षा की थी। करगिल युद्ध कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध था, जब हमारे सैनिकों ने वीरता का, अदम्य साहस का परिचय दिया था और पूरे देश ने एकजुट होकर भारतीय सेना का साथ दिया था। करगिल विजय दिवस सैनिकों को नमन करने का दिन है, गर्व का दिन है, सम्मान का दिन है। और आज इस अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद पर सेवाएं दे चुके डॉक्टर कृपा नौटियाल। डॉक्टर नौटियाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं प्रिविलेज्ड हूं कि मुझे इस अवसर पर यहां बोलने का मौका मिला है। जी बिल्कुल। और करगिल युद्ध की अगर हम बात करें, करगिल विजय दिवस की बात करें हम, तो एक सैन्य जीत का उत्सव तो है ही, लेकिन करगिल युद्ध के बाद से ही भारतीय सेना ने देखा जाए तो एक रणनीतिक बदलाव किया था। आप करगिल विजय का, करगिल युद्ध का और इस दिन का सबसे बड़ा संदेश क्या देखते हैं? देखिए, करगिल युद्ध सिर्फ हमारी विजय ही हमने हासिल नहीं की, वो भी बहुत कठिन परिस्थितियों में। जबकि हमारे जो पहाड़ है कारगिल और द्रास के, वो हमारे दुश्मनों ने एक तरफ संधि हो रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने पूरे घेर लिए थे और हम लोग नीचे थे जी। तो जब ये कंफर्म हो गया कि हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने ऊपर घेर लिया है और किसी भी तरह से उनको खदेड़ना था, तब ये जो ऑप्स विजय, हम सिर्फ ऑपरेशन विजय जो है वो आर्मी का था जी। उसके साथ साथ में एयरफोर्स ने भी सफ़ेद सागर के नाम से ऑपरेशन चलाया। तब एक साथ ही नहीं कर रहे थे, अलग अलग थी फौज, उस समय जॉइंट कमांड नहीं था। और नेवी ने ऑपरेशन तलवार, ये तीनों ऑपरेशन एक साथ ही शुरू हुए थे जी। नेवी ने नाकाबंदी शुरू की उधर में, एयरफोर्स ने बमबारी शुरू की और आर्मी ने और चढ़ाई शुरू की और दुश्मनों को जो है गिराया। आपने संदेश की बात की है जी। एक डिफाइनिंग मोमेंट था ये। एक तो ये कि कहाँ खामियां रह गई है, हमारी जो तंत्र है, खुफिया तंत्र है, जो इंटेलिजेंस मशीनरी है, उसको सुदृढ़ करने की एक बहुत ज़रूरत थी, जिससे कि वहाँ से शुरुआत हो गई थी। दूसरा ये भी पता लगा कि पाकिस्तान पे कभी आप विश्वास नहीं कर सकते हो। एक तरफ जी। जो नवाज शरीफ हैं वो वाजपेयी जी के साथ लाहौर में संधि का हाथ मिला रहे थे और पीछे से मुशर्रफ जो है उनके प्रेसिडेंट, वो उन्होंने युद्ध की तैयारियां उसी दिनों कर रखी थी। जिस तरह से करगिल की पहाड़ियों को चुना गया था, वो भी अपने आप में वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वो तो जो श्रीनगर लेह का राजमार्ग है उसको कटने की एकदम काट देते, उससे सियाचिन तक हमें फर्क पड़ता। और दूसरा वो कश्मीर का जो मुद्दा है उसका इंटरनेशनलाइज करने की उनकी मंशा थी जी। और जो तीसरा सबक है वो ये है कि दोनों न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति होने के बावजूद भी कैसे सीमित युद्ध किया जा सकता है। हम परमाणु तक वो बात ही नहीं आई, हमने लोकलाइज रखा हुआ उसको। और चौथा एक जो संदेश उससे ये मिला कि अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो, देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और उनका समन्वय हो, जो मिलिट्री के कमांड है, और पूरी छूट दे दी थी कि आप कुछ भी करो, आप विजय पाओ उसमें, उससे ऑपरेशन में एक बहुत ही मुस्तैदी से जो आर्मी ने या नेवी ने, एयरफोर्स ने, तीनों सेनाओं के जो तीनों अंग थे, और नेवी के साथ कोस्ट गार्ड भी हर समय पार्ट था। इनफैक्ट मैं शिप कमांड कर रहा था 99 में, कोस्ट गार्ड शिप, एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। जो थोड़ा उस ऑपरेशन के बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ जी, ये देखिए ऑपरेशन जो नेवी की तरफ से पूरी नेवी की फ्लीट डिप्लॉयड थी। वो नॉर्थ अरेबियन ओशन में। अब नेवी क्या करता है कि वो नाकाबंदी कर देता है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है उस कंट्री पे जिसके ऊपर हमें अटैक करना है कि तुम्हारा तेल भी अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हारे शिप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हर बोर्ड जो आ रही है उसको चेक करेंगे। और तो एक तरह से अगर आना जाना सब बंद हो जाएगा तो ऐसे ही प्रेशर है, और सारे शिप जितने भी है हमारे पूरे मिसाइल से एयरक्राफ्ट रहते हैं, शिप्स सब लेस रहते हैं, और अगर जरा सा भी उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की तो वहाँ से अटैक 71 वॉर में कराची हार्बर में नेवी ने ही किया था अटैक, जो किया था। तो हम नेवी के फ्लीट के ही पार्ट थे, कोस्ट गार्ड हम साथी थे। तो तब मैं कोस्ट गार्ड का शिप था वरद, उस समय कमांड कर रहा था मैं। जी। और अगर
कारगिल युद्ध के बाद की बात हम करें तो जिस तरह से अभी हमने इस साल भी पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला देखा है और करगिल के बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी आतंकी घटनाएं, खास तौर पर जैसे पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मुंबई में हमला हुआ और उरी अटैक हुआ। उरी अटैक के बाद से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिया की हम कह सकते हैं कि जो रक्षा नीति में एक तरह से बदलाव है वो झलक रहा था, आक्रामकता दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, ये हम लोगों ने काफ़ी सहा, मैं कह सकता हूँ। शायद कहीं ना कहीं विल एक जो थी वो मिसिंग थी। पहले 99 में दिखाई दी, जब उन्होंने कारगिल द्रास में अटैक किया था, तो उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, इससे आगे नहीं सहेंगे। उसके बाद जो आपने बताया यूरी वाला, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की कि अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे पास आके वहीं मारेंगे जहां तुम टेररिस्ट भेज रहे हो जी। उसके बाद बालाकोट, सीआरपीएफ काफिले पर हाँ जी, काफिले पे हमला हुआ। उसके बाद बालाकोट में जाके लेकिन ये दोनों हमले जो हैं ये जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां तक सीमित रहे। लेकिन सिंदूर में हमने ये बता दिया कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम पंजाब या तुम्हारे दूसरे तरफ भी जाके बिल्कुल वहां मारेंगे जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द करेगा जी। और किया। जो टारगेट्स थे 9 टारगेट्स, चाहे भावलपुर का देख लो, मुदिरके का देख लो, वो ऐसे सेलेक्ट किए थे कि पूरी इंटेलिजेंस के बाद और जो प्रिसिशन म्यूनिशन है, जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, उसकी एक्यूरेसी इतनी थी इवन अप टू 0.2 मीटर्स। मतलब अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर डालना तो उसके सेंटर में ही लगेगा। और ये भी पता था, इंटेलिजेंस इतनी तकड़ी हो गई थी, जो कि कारगिल के बाद सुधार हुए हैं जी। कि हमें ये भी पता था कि अंदर कौन कौन है। और ये ध्यान रखा गया कि कम से कम कोलेटरल डैमेज हो, मतलब जो अदर देन टेररिस्ट। ये वाला जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, कम से कम वो इसका प्रमाण है कि कैसे आपने नुकसान कम से कम किया, मानवीय क्षति कम से कम हो। बिल्कुल, वो एक इसकी और उसके बाद जब हमने स्ट्राइक कर दिया था उनके ऊपर, क्योंकि जो पहलगाम में जो किया है वो एक ऐसी अमानवीय घटना थी कि जिसको कोई भी देशवासी सहन नहीं कर पा रहा था और उसका बदला लेना जरूरी था और उनको अंजाम देना बहुत जरूरी था जी। तो उससे एक अच्छा मैसेज यार। उसके बाद डीजीएमओ ने उनको बता दिया था कि हमने तुम्हारे डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट में अटैक नहीं किया, सिर्फ उन पे किया है जो कि नॉन टेररिस्ट कैंप्स है, चाहे भावलपुर में है या मुदिरके में है, और जितने भी है वो टेररिस्ट कैंप है और हमें पूरा पता है। तो कोई ऐसी चीज़ मत करना, नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। और उसके बाद भी वो थोड़ा किया उन्होंने, तो फिर बाद में। तो करगिल युद्ध के बाद से जो एक बड़ा बदलाव मुझे लगता है भारतीय सेना में आया कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दिया गया, रक्षा बजट भी बढ़ा इसके बाद से। देखिए, एक जैसे मैंने पहले बताया, एक डिफाइनिंग मोमेंट था। सुब्रमण्यम साहब है, उनकी कमेटी बनी जो कि NSA होते थे कि कुछ तो करना चाहिए, ऐसे कैसे कि हमारी इतनी खामियां है जिसकी वजह से हमें हर बार इनके अटैक को सहना पड़ रहा है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वो बैठे, उन्होंने सोचा कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो खुफिया तंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए बिल्कुल दोबारा से नींव रखी, मैं कह सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा NTRO जो टेक्निकल इंटेलिजेंस वाला है, वो सेटअप हुआ। और देश NTRO एंड NCQI जो नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि पूरे देश की समुद्री सीमा की सारी इंटेलिजेंस, मतलब आज हमारे पास ऐसा है कि जो भी जहाज हमारे EEZ में, हमारे सागर में हमसे करीब 200 मील तक आ रहे हैं, उन सब का हमें पता रहता है दिल्ली में बैठ के जी। दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में भी वो तस्वीर दिखाई देती है। और एक मल्टी एजेंसी सेंटर्स, पहले क्या होता था कि जो इंटेलिजेंस है वो जैसे आपके पास आ गई इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, उसको जिसको एक्शन लेना उसको पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। उसके बाद जो सेटअप हुआ है वो ये हुआ है कि एक मल्टी एजेंसी सेंटर्स और स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर्स, वो दोनों जगह जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिली उसको विद इन सेकेंड्स सारे स्टेक होल्डर्स, जो भी जिनको भी एक्शन लेना है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, कोस्ट गार्ड हो और BSF, जो भी जितने ITBP, सबको डिसेमिनेट हो जाती है
साथ के साथ, ताकि ये ना लगे कि देर हो गई है। एक ऑपरेशन में डिटेल नहीं बताऊंगा, इसके बाद हमने किया था जिसमें कि हमारे नॉर्थ वेस्ट के ही लोग थे जो कि आ रहे थे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, और मिनट टू मिनट इतना हो रहा था कि अभी क्या बात हुई है। वो मेरे को, मैं ऑपरेशंस का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि वो सूचनाएं तुरंत मिल रही थी विद इन मिनट्स। और मेरे जो जहाज थे समुद्र में, हम साथ के साथ उनको बता रहे थे, 2 मिनट का भी गैप नहीं था क्या एक्शन लेना है। तो जब वो गिर गया जो आ रहा था, तो उसने अपने आप को आग लगा दी और डुबा दिया पानी में। अच्छा। यहाँ तक मतलब ये, और वो अंजाम इसलिए मिला क्योंकि इंटेलिजेंस जो है कि अब निकल नहीं पाओगे। जब उसको ये पता लग गया कि निकलना बहुत मुश्किल है, हमारे हवाई जहाज भी है ऊपर, हमारे पास बंदूकें भी हैं चारों तरफ शिप पे, और तो उसने फिर क्या किया कि उसमें जो लेके जा रहा था वो कुछ जरूर ऐसा था जो दोबारा कुछ बहुत हानि करने वाले थे जी। तो उसने तो इंटेलिजेंस का, ये हम कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध का जो एक बड़ा सबक था कि किस तरह से इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, जो सारी एजेंसीज के बीच में कम्युनिकेशन है और जो तालमेल है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और पुलिस, कोस्टल पुलिस जो है पहले आती नहीं थी, कई सारे स्टेशन दे दिए, 204 बोट के आसपास सैंक्शन की गई, कोस्टल स्टेशन सेटअप कर दिए गए, कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क, अभी रडार है पूरे हमारे जितना भी कोस्ट है समुद्री सीमा का, उसमें सारे रडार लगे हुए हैं। वो पिक्चर दे रहा है और सारी पिक्चर हमारे हेडक्वार्टर्स में आ रही है, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स एंड कमांड सेंटर जो मैंने अभी बताया वहाँ पर आ रही है। वो एक्सपर्ट वहाँ एनालाइज करते हैं कि क्या है, फ्रेंडली है या दुश्मन है, और इमीडिएटली रिएक्शन होता है उसमें। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है। तो मतलब समुद्री जो सुरक्षा है उस पर भी बहुत फोकस किया गया इस घटना के बाद। बिल्कुल, समुद्री और जो भी बॉर्डर अपने लैंड बॉर्डर्स है जी, सब जगह ऑल राउंड देयर वाज डिफाइनिंग चेंजेस, एंड जिससे कि हमारी, अब ये देख लियो कि 2008 के बाद जब से हमने ये कोई समुद्री सीमा से कुछ इस तरह की घुसपैठ नहीं हुई। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। मैं मान सकता हूँ जी। और अगर हम ये भी देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए लगातार भारत सरकार काम कर रही है, और ये बहुत सारे मामलों में, खासतौर पे जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इसका एक उदाहरण भी कहा जा सकता है कि कैसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और इस लिहाज से भी एक टर्निंग पॉइंट था ये। बिल्कुल, ये टर्निंग पॉइंट था। इससे पूरे विश्व में जो भारत की एक साख है वो बड़ी है। जो टर्निंग पॉइंट इसलिए भी कहा जा सकता है कि विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को कि भारत इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर पाएगा। हमारे वेपन सिस्टम जो था इतना एक्यूरेट था कि अगर आप देखिए तो कितने सारे अटैक उन्होंने किए, 1000 से भी ऊपर, लेकिन एक एक करके कोई भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा चाहे S-400 जो सिस्टम था वो 250 मील किलोमीटर उनके एरिया तक जो भी एयरक्राफ्ट आ रहा था उसको देख के वहीं खत्म कर रहा था। हमारे जो अपने आकाश तीर वो सारे सिस्टम को वहीं नष्ट कर रहा था, कुछ आ ही नहीं पाया। उन्होंने कोई भी डिफेंस उसमें, कुछ सिविलियन उसमें छोटे मोटे वो गिरे, बाकी उनके कुछ भी यहाँ पहुँच नहीं पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी वो हमारी इतनी अच्छी हो गई है, नई टेक्नोलॉजी, और इंडिजनाइजेशन जब हुआ है तो उसमें सीक्रेसी रहती है। हमारे जो हथियार है, जो हमारे उपकरण है, उसकी जानकारी दूसरे देशों को नहीं होती है, जबकि आप बाहर से अगर कोई हथियार या रक्षा उपकरण लेकर आते हैं तो उन्हें नॉलेज होती है। तो ये एक जो सीक्रेसी होती है, ये भी आपके लिए एक कह सकते हैं युद्ध की एक रणनीति है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरी बात ये होती है कि इक्विपमेंट आपने बनाया, मान लो कि आप विदेश से लेके आ रहे हो, जहाँ ठंडे देश हैं, जहाँ उनकी टेम्परेचर बहुत कम रहते हैं, तो वहाँ जो इक्विपमेंट बनाएंगे जनरली उस एनवायरनमेंट के लिए बनाएंगे। वो इंडिया में आएगा ऐसे गर्मी में 40-50 डिग्री टेम्परेचर, एसी भी काम नहीं करते हैं कई बार, तो यहाँ फेल हो जाएगा। अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाओगे, और उसमें सीक्रेसी का एस्पेक्ट जो है वो हम ही तक रहेगा। इट डजंट गो आउट, बट फॉरेन टेक्नोलॉजी they invariably get disseminated to most of the countries। तो इसका भी फायदा इस ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, बहुत मिला। इसमें अगर आप देखिए कि कारगिल के टाइम में जो सबसे बड़ी मुसीबत हमें आई वो ये था कि हम अपनी पोजीशन के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। जो जीपीएस पोजीशन हमने मांगा था कि, तो उन्होंने बोल दिया कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम पोजीशन, जीपीएस पोजीशन नहीं दे पाएंगे। अब क्या करोगे, डिपेंडेंट, उन्होंने मना कर दिया तो कुछ नहीं। उसके बाद ये सोच आई कि हमें
अपना ही कोई ऐसा तंत्र तैयार करना पड़ेगा एंड उससे जो नैविक सिस्टम है IRNSS जिसको बोलते हैं, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसमें 7 सैटेलाइट है अभी और 5-6 और जा सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी के साथ हमें जो है पोजीशन दी है, तो हमें डिपेंड ही नहीं करना था। हमें फोटोग्राफ भी ले रहे हैं उनके कहाँ मतलब लोकेशन हमको एकदम क्लियर मिल रही थी, पूरा वहाँ तक सब कवर है उसमें। तो ये अगर उस समय कोई परेशानी रही है तो परेशानियों से ही कोई सोल्यूशन आते हैं, और ये सोल्यूशन वहीं से निकला है कारगिल के टाइम में। तो हमें कम डिपेंड रहना पड़े। जो आगे का युद्ध है वो कल की टेक्नोलॉजी से लड़ना पड़ेगा, आज की नहीं जी, बिल्कुल। और पुराना वाला छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो ये सोच बहुत ही सार्थक है। और अभी इंडिया की इस युद्ध के बाद लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ से खरीदो, इंडिया से खरीदो, कि ये है जिनके पास असली है। उन्होंने तो नैरेटिव क्रिएट किए जो पाकिस्तान में, हमने उनको दिखाया कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। पहले 9 टारगेट उनके अटैक किए, दोबारा जब उन्होंने नहीं माना, वो भेजते रहे ड्रोन या कुछ भी, वो सब न्यूट्रलाइज किए। जब 1-2 और मिसाइल डालने की कोशिश की तो फिर हमने 11 टारगेट चुने उनके जी। और 11 टारगेट ऐसे थे कि जो प्रिसिशन गाइडेड, मतलब वो मैं जो बता रहा हूँ 2 मीटर प्रिसाइज लोकेशन थी कि आपको जहां पर निशाना लगाना है जी। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तहस नहस किया। उनकी जो रनवे है, अब 2 रनवे, अगर एक ही एयर फील्ड पे 2 रनवे है, उनका जो क्रॉस सेक्शन है वहां पर हिट किया बिल्कुल, ताकि दोनों ही रनवे एक ही स्ट्राइक में खत्म हो जाए जी। उसके बाद वो घुटनों पे आ गए और हमसे गुहार लगाने लगे कि बंद करें। तो हमने बोला कि हाँ, फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ विल एग्री बट बिहेव योरसेल्फ। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और वी आर सो हैप्पी दैट वी हैव गॉट अ पॉलिटिकल विल एंड द लीडर हु इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू से दैट जो भी अटैक, अगर टेररिस्ट अटैक हमारे देश में अब होता है, हम उसको युद्ध मानेंगे जी, बिल्कुल। तो वो उनको एक अंदर तक डर सता रहा है कि उनको रोकने पड़ेंगे। हाँ। हम तो आओ तुम और हम तैयार हैं जी। तो एक बहुत बड़ी बात है उसके। और ये भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, जैसे कि आपने भी कहा कि भविष्य के हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी, तो ये जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र है, इसरो का जो कहेंगे कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी लगातार अनुसंधान का काम जारी रहना चाहिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में लीडरशिप में बने रहें। ये जो इसरो है, दे आर प्राइड ऑफ द नेशन। कितने देश ऐसे हैं जो इसरो कर रहा है हमारे देश के लिए, जो और जगह नहीं हो पा रहा है ऐसे। हाँ। अभी आप देखिए कि 3 बार तो चंद्रयान भेज चुके हैं, और हम फर्स्ट कंट्री है जो कि साउथ पोल में लैंड किए हैं। आगे तैयारी चल रही है कि हम वहाँ एस्ट्रोनॉट को भी उतारेंगे। मंगलायन हमारा गया है, फर्स्ट टाइम ऑर्बिट में हाँ। वहाँ गया है। अभी एक आदित्य 1 जो कि सोलर ऑर्बिट में भी पहली बार वो किया है। आगे अभी गगनयान की तैयारी चल रही है इसी साल। और मौसम और सब कुछ के लिए इसरो पर हमारी निर्भरता है। और इनसेट सैटेलाइट वो सारे हैं। और आगे जो ये नैविक उन्होंने किया, उसमें अभी 7 सैटेलाइट है जी। 2 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और 5 जो है वो टिल्टेड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, उसमें 5 और जाने वाले हैं। 5 और जाने वाले हैं जिससे कि और जो सुरक्षा है और भी बारीकी आएगी और भी मजबूती आएगी। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, इस अगर हम करगिल से और ऑपरेशन सिंदूर की हम जो कि तुलनात्मक तौर पे बातचीत कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल, और जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, नुकसान भी, क्योंकि युद्ध तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आ ही जाती है तो आप किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रोन्स को भविष्य के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो कुछ दिनों तक यूज में रहती है। जैसे अगर ड्रोन देखो, तुर्की का उन्होंने सहारा लिया, सारे ड्रोन तुर्की में बने हुए थे। जितने भी ड्रोन थे, तुर्की ने अजरबैजान को 1.5 साल पहले जो उनका अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ था, आर्मेनिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन अजरबैजान को उन्होंने पूरे ड्रोन दिए और ड्रोन के माध्यम से पूरे अटैक हुए, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो एज ए रिजल्ट आर्मेनिया स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उनको हार माननी पड़ी। और ये जो ड्रोन है, ये टेररिस्ट भी यूज कर रहे हैं। हौती टेररिस्ट ने सऊदी अरेबिया में यूज किया है,
जो आईसिस है उन्होंने ये इराक में इसका यूज किया है। अभी आप देखेंगे कि यूक्रेन में हुआ क्या कि जो ये ड्रोन है, अब कहीं ना कहीं वैसे तो होते हैं जो दुश्मनों के चाहने वाले किसी भी देश में रहेंगे जी। तो क्लैंडस्टाइनली ट्रक में यूक्रेन ने ड्रोन रख के और जहां डिफेंस इंस्टॉलेशन है उसके पास पहुंचा दिया और वहां से उड़ाए और रशिया के करीब 16-17 जो बड़े विमान हैं उनको नष्ट कर दिया। तो ये है लेस कॉस्ट मोस्ट इम्पैक्ट एंड बेस्ट इम्पैक्ट, मतलब कम लेकिन इससे जुड़े कुछ खतरे भी हैं। खतरे हैं। अब ये देखिए खतरे बहुत बड़े हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। हमने तो सब न्यूट्रलाइज किया कि हम तैयार थे, एक भी नहीं कर पाया नुकसान हमें। लेकिन आगे के लिए हमें जो उसकी टेक्नोलॉजी है इस तरह से मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि लोगों को पता ना लगे कि किस तरह से आ रहे हैं। अब खतरे देश में भी है, कोई भी इसको असेंबल कर सकता है। आप ऑनलाइन जाइए, पार्ट मंगाइए, उनके घर में बैठ के आप असेंबल कर सकते हो। उसमें बॉम्ब डालो, कुछ डालो। अब कल शादी में जैसे एक बोल भी रहा था, उसमें लोग सोचेंगे कि चलो ये तो जश्न मना रहे हैं, उसमें अगर बॉम्ब वो नीचे डाल दे तो सब तबाह हो जाएगा। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए इसको बनाने का। जो उड़ रहे हैं उनका भी अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए और एक रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। ये खतरा है, ये खतरा एक बड़ा खतरा है। और हम वापस से करगिल पर आते हैं तो जो करगिल के बाद से जो एक और बड़ा सुधार मैं कह सकती हूँ देखने को मिला था वो ये कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत मजबूत करने, सड़क, ब्रिजेस, एयरबेस, इसका इस्तेमाल। उत्तराखंड में भी हम ऐसा देख सकते हैं कि किस तरह से हम वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं हैं जिससे कि हम सीमांत गाँव को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काम किया गया और लोगों की वेलबींग के लिहाज से भी बहुत काम किया गया। बिल्कुल आपने सही बताया। ये बहुत ही अच्छी पहल है। कुछ दिनों भारत की ये पॉलिसी रही है कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है उसको डेवलप ना करो ताकि दुश्मन अंदर ना आए, जो कि एक बहुत ही पजल्ड करने वाली स्थिति थी। अभी ये आ गया कि हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारी रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वहाँ तक होना चाहिए। तो इसीलिए जो आप वाइब्रेंट विलेजेस की बात कर रहे हैं और एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान है, उसके अंतर्गत भी कई सारे विलेजेस को डेवलप किया जा रहा है। उससे क्या होगा कि एक तो जो पलायन वहाँ से हो रहा है वो रुकेगा। बिल्कुल। पलायन की वजह से हो क्या रहा है कि जो लोग वहाँ हैं वो वहीं रहने चाहिए। एक तो लॉजिस्टिक देंगे, जो भी फौज वहाँ डिप्लॉयड है। दूसरा वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्लेमेटाइज्ड है उस एरिया से, वहाँ ऑक्सीजन कम है। किस तरह से नेगोशिएट करना है, किस तरह से जंगली एनवायरनमेंट में, पहाड़ी एनवायरनमेंट में किस तरह, दे आर मोर सूटेड टू ज्वाइन द आर्मी। तो वो जो एक बेनिफिट है वो भी खो रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में जो नेलांग, जादुंग जैसे गांव हैं अब उनको दोबारा बसाने की कवायद की जा रही है और उसमें करना चाहिए। उस पर बात करें तो 2000 गांव ऐसे हैं जो घोस्ट विलेजेस बन गए हैं जी। 1000 गांव ऐसा है जो जिसमें 50% लोग ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। हर दिन उत्तराखंड से 193 लोग जो है वो प्लेन्स में आ रहे हैं। रोजी रोटी नहीं हुआ, वहाँ जीने के साधन नहीं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, वहाँ पर स्कूलिंग जो है बच्चों की वहीं करनी पड़ेगी, वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों के लिए, वहीं उनके स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। सामरिक महत्व के से देखा जाए तो भी ये बहुत जरूरी है, मतलब ये सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 हमारे जो आपने सही बताया, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये चीन से मिलते हैं। और जो आपका चंपावत और उधमपुर ये जो है नेपाल से बॉर्डर करता है। तो ये सारे जो है सीमांत है। कुछ ही विलेजेज नहीं, ये सभी को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्कीम्स लानी पड़ेगी ताकि वहाँ के लोग वहाँ जाने के लिए उत्साहित हों, लोग वापस जाने के लिए। तो ये एक आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। करगिल में 526 जवान करगिल युद्ध में शहीद हुए थे और उसमें से 75 उत्तराखंड से थे। तो उत्तराखंड को एक तरह से सैन्य धाम इसीलिए कहा जा रहा है, सैन्य धाम के तौर पर अब इसको डेवलप भी किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का नाम, उत्तराखंड का जिक्र जब भी ऐसे युद्ध है आता ही है, उत्तराखंड के सैनिकों ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। बिल्कुल, जहां भी आप देखो, चाहे नेवी में देखो, एयरफोर्स में देखो, आर्मी में देखो, और यहाँ आईएमए में इंस्पिरेशन है ये। आईएमए को देख के लोग सोचते हैं कि सबसे पहला जो है वहीं जाना। और एक पेरेंट्स अगर रहे हैं फौज में, और नीचे एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि फौज में ही असली देश की सेवा है। कहाँ आप देख सकते हो कि जहाँ चाहे विक्रम बत्रा की बात कर लो,
योगेंद्र यादव की बात कर लो, आप जो अपने पांचों जिनको परम वीर चक्र से वो किया है, वो जितने भी संजय कुमार जी हैं, जितने भी लोग हैं, वो रोल मॉडल बन गए, इंस्पिरेशन बन गए। अब उनको देखिए, वो एक के बाद और गोलियां लगी हुई है। योगेंद्र यादव या जो विक्रम बत्रा, एक बार जीतने के बाद कि दिल मांगे मोर, वो कोड वर्ड था कि इतना काफी नहीं है, मेरा जिंदगी जो है वो देश के लिए है, उसके बाद दूसरे के लिए अटैक करने गए और गोलियां लगी हुई है, उसके बाद भी गोले फेंक रहे हैं और भगाया उनको। तो ये और उस समय जो जनता थी, उस जनता के भीतर भी एक बहुत उत्साह था कि वो खुद कैसे उस युद्ध के लिए अपना योगदान दे सके और जिस भी काम आ सके। लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए बहुत उतावले थे, जो मुझे ख्याल है। बिल्कुल, उस समय जो भावना थी देश की, और वो एक ऐसी थी कि सब चाह रही थी, हर माएँ चाह रही थी कि हमारा जो लाल है उसको भी हम निछावर कर दें देश की सेवा में, अगर मौका मिला तो। जी, और मैं तो ये कहूँगी कि महिलाएं भी चाहती थी कि वो किस तरह से देश के काम आए। आज है, महिलाएं जो है हमारे फौज में आ रही है, हमारे एयरक्राफ्ट उड़ा रही है। अभी हमारे जो पूना में भी एनडीए में भी महिलाओं का पहला बैच के लिए बहुत सारी जगह, और वो अभी तो उतनी स्ट्रांग है जितने सारी एक्सरसाइज वही कर रही है जो जेंट्स के लिए। बोलने की बात है, आप लोग बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है और 50% जनसंख्या है तो आना ही चाहिए। एंड ये बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है फौज के लिए, और हम इस बात से गर्वान्वित भी महसूस करते हैं कि हम लोग दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं, जान की परवाह किए बिना। हमारे लिए जो बोलते हैं ना कि एक अनकंडीशनल लव है देश की सेवा, तो ऐसा है और हमें इस पे गर्व है और फक्र है इस बात पे। बिल्कुल, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कारगिल का युद्ध था और उसके बाद देश में कई मोर्चों पर बदलाव आए, रणनीतिक तौर पर, रक्षा नीति के तौर पर, सेना को आधुनिक बनाने के लिहाज से, आत्मनिर्भर होने के लिहाज से रक्षा क्षेत्र में, तो कारगिल युद्ध के सैनिकों को नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा नीति को एक नई दिशा दी है। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।